25 साल के नीतीश पांडे और इनका मकसद है 5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करने का और ये एक बहुत डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं। इन्होंने शुरुआत छोटी की है लेकिन देखिए 1 साल तक ये बने हुए इस पोर्टफोलियो में और रिटर्न्स आपके सामने हैं। लगभग 26% के आसपास का ओवरऑल रिटर्न पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है। फंड सिलेक्शन आपको बता देते हैं, यूटीआई इक्विटी फंड जहाँ पे लगभग 34.25% का रिटर्न मिलता हुआ। एक्सिस ब्लू चिप फंड है इनके पास। इसके अलावा इनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी भी इन्होंने एलएसएस के तौर पे शामिल किया हुआ है। इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो लगभग 1,89,000 के आसपास यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने छोटी शुरुआत के बावजूद क्योंकि अनुशासित तरीके से अपना निवेश किया है और निवेश को बढ़ाने में भी विश्वास रखते हैं और उसी के जरिए इनका जो 5 करोड़ का लक्ष्य है वो अचीव होने की पूरी उम्मीद है। तो ये था नीतीश पांडे का पोर्टफोलियो। लेकिन अब बारी आती है आपको हमारे आज के मेहमान से मिलाने की। आज हम बात करने वाले हैं एक टैक्स सेवर फंड की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को हेड इक्विटीज रोहित सिंघानिया की, जो कि हैंडल करते हैं डीएसपी टैक्स सेवर फंड भी और इसके अलावा कई सारे फंड्स जो हैं इनके बेड़े में हैं। रोहित, स्वागत है आपका रोहित फायदेमंद फंड में, हमारी इस खास पेशकश में। और 31 मार्च बहुत दूर नहीं है और इसीलिए हम चाहते हैं कि न सिर्फ आप अपने फंड के बारे में दर्शकों को बताएं लेकिन साथ ही एलएसएस फंड में क्यों आपको समय रहते निवेश कर लेना चाहिए, इसके फायदे क्या होंगे, इस पर भी उन्हें जानकारी दे। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टैक्स सेवर फंड और एक आम फंड के बीच में क्या फ़र्क होता है उसकी समझ नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा फंड मैनेजर जो एक टैक्स फंड को भी हैंडल करता है और आपके पास मैंने देखा है पोर्टफोलियो में दूसरे फंड्स भी हैं जिन्हें आप हैंडल करते हैं, तो आपके हैंडल करने के तरीके में, आपके पोर्टफोलियो सिलेक्शन के तरीके में क्या अंतर है? टर्नओवर हम देख रहे हैं आपका 100% के ऊपर है अगर हम डीएसपी टैक्स सेवर की ही बात करें। कैसे आप एक सधा हुआ और मुनाफा ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं? देखिए, जैसे आप अगर एक फंड मैनेजर की बात करें, वो कोई भी स्ट्रैटेजी आज के दिन अगर चला रहा है, जैसे टैक्स सेवर है, इक्विटी अपॉर्चुनिटी इन माय केस या टाइगर फंड, एंड गोल ये होता है कि कैसे इन्वेस्टर का वेल्थ ग्रो करने की कोशिश की जाए, राइट? उसके लिए बेस्ट हमें जो करना चाहिए, किस टाइप की कंपनी हम खरीदते हैं, कंपनी खरीदने के पहले उसमें क्या हम काम करते हैं कि आज के दिन ये कंपनी ने लास्ट 5 साल 10 साल में ये किया है, लेकिन आज जब मैं वो कंपनी खरीद रहा हूँ, मैं उसके अगले 2-3-5 साल की पोटेंशियल के लिए खरीद रहा हूँ। वो कंपनी क्या कर सकती है, तो कंपनी क्या कर सकती है, हमें क्या लगता है, उसके कंपटीशन वाले क्या बात कर रहे हैं, उनका क्या प्लान्स है, उसके जो रॉ मटेरियल सप्लाई है कंपनी के, वो कंपनी के बारे में क्या बोलते हैं, कंपनी के कस्टमर्स की क्या फीडबैक है। तो ये सब जाता है कंपनी सिलेक्ट करने में। अब कोई चीज़ें में क्या होता है, सेक्टोरल फंड होता है तो आप इसमें कोई तरह की कंपनी आप नहीं ले सकते हैं। जैसे कि हमारा टैक्स सेवर फंड है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपनी आज कौन से भी मार्केट कैप की है या कोई सी भी सेक्टर की है, सो वी आर अलाउड टू बाय दोज कंपनीज। तो एंडेवर यही रहता है कि सिलेक्ट दोज बेस्ट कंपनीज। हर वक्त अपने जो अजम्पशन गया है जब हम कंपनी को फर्स्ट टाइम बाय करते हैं, उसको रिविजिट करते रहें और हमें लगा कि कहीं कुछ गलती हो रही है तो उसका करेक्शन भी करना पड़ता है। दूसरी बात ये होती है, एज एन इन्वेस्टर आप जब इन्वेस्ट करते हो, अगर आप टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। दूसरे फंड्स में आप 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल कभी भी आप अपने पैसे निकाल सकते हो। तो टैक्स सेवर के मेरे हिसाब से 2 फायदे होते हैं। आज आदमी जब टैक्स सेवर फंड देखता है, उसके पहले दिमाग में रहता है मैं टैक्स बचाऊंगा, जो मैं पैसा टैक्स सेवर में लगाऊंगा उसमें मेरा टैक्स बचेगा। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि आज के दिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखते हैं सेक्शन 80C में, उसमें टैक्स सेवर ईएलएसएस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें कम से कम आपको 3 साल रहना पड़ता है, बाकी सब में 3 साल से ज्यादा रहना पड़ता है जी। तो आपका टाइमिंग भी थोड़ा कम है। दूसरा, 3 साल के बाद जब आप उसको अगर विड्रॉ करते हैं अगर, तो उसमें आपका जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो भी खाली 10% लगता है। तो ये तो टेक्निकल फैक्टर हो गया। पर मेन चीज क्या होती है, एज एन इन्वेस्टर, राइट, हम चाहते हैं इन्वेस्टर हमारे साथ लंबे समय तक रहे। तो आज के दिन अगर आप मेरे से 3 महीने 6 महीने 9 महीने का व्यू पूछेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, राइट। आज कोविड पिछले साल आने वाला था, किसको पता था क्या हुआ वो लास्ट 6-7 महीने लास्ट ईयर। तो टैक्स सेवर एक ऑटोमेटिकली एक इन्वेस्टर को वो ऑप्शन देता है कि भाई एक बार मैंने पैसा डाल दिया है
तो मैं उसको 3 साल निकाल नहीं सकता। बीच लेकिन में वो कुछ भी कैसे डाला है वो भी आपसे समझेंगे। वो बहुत भी सारे लोग एसआईपी के करेक्ट। जरिए निवेश करते हैं तो फिर उनको ये समझ में नहीं आता कि हर एसआईपी का 3 साल आपको इंस्टॉलमेंट पूरा होना देना पड़ता है। लेकिन चलिए पहले मैं थोड़े से पोर्टफोलियो की बात करना चाहती हूँ, जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोजर हमें फाइनेंशियल्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग तरह का निवेश है उसमें, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज, गोल्ड कंपनीज। इतना हैवी एक्सपोजर फाइनेंशियल्स में क्यों है? आपका 2021 को लेके किस तरह का सिनेरियो इस पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कविता जी, जैसे आप देखें कि लास्ट 1 साल से अभी आप देख रहे हैं तो बैंक के जो एनपीएस थे, राइट, जो पिछले 4-5 साल से काफ़ी बढ़ गए थे, लास्ट 1 साल से ये काफ़ी कम हो गए हैं। कॉर्पोरेट इंडिया का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो हम जब बैंकों की बात करते हैं, जो उनका आरओई होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जस्ट बिकॉज़ उनके एनपीएल्स कम होते जा रहे हैं, उनका जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट होता है, जो उनको थोड़े पैसे अलग से रखने पड़ते हैं कि फ्यूचर में क्या बैड डेब्ट होंगे, तो वो सब कम होते जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली इसका ये मतलब है कि बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और आरओई है वो गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव होएगी। दूसरी ये बैंकों में दूसरा ये होता है कि क्रेडिट ग्रोथ, कि भाई बैंक आज कितना पैसा एक अपने कस्टमर को दे रही है, भले वो कॉर्पोरेट कस्टमर हो, बड़ा बिल्डर हो या रिटेल कस्टमर हो जिसको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदना हो, तो वो ग्रोथ कैसे आएगी? तो वो हमें लगता है कि शायद अगले 3-4 महीने वो ग्रोथ शायद कम रहे, बट सेकेंड हाफ फ्रॉम फिजिकल 22 हमें लगता है वो ग्रोथ भी पिकअप होएगी। तो हमारे हिसाब से ये बैंकिंग और फाइनेंशियल एक ऐसा स्पेस है जहां पर कि थिंग्स हैव गॉट इनटू द वन लाइन। शुरुआत में एनपीएस कम होंगे, उसका बेनिफिट मिलेगा, और अगले अगले 6-7 महीने से क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होएगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारा बैंकिंग में है व्यू। ऑलराइट, तो अब जैसे कि कोविड सिनेरियो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है तमाम फंड मैनेजर्स के लिए, मुझे ये बताइए, जहां तक इस फंड की बात है, टैक्सेबल फंड की बात है, सर्विसेज और ऑटो में आपने बहुत कम एक्सपोजर रखा है। क्या कोविड से जूझती कठिनाइयों से प्रभावित होंगे ये दोनों सेक्टर्स? इसी की वजह से क्या इनमें एक्सपोजर कम है? आपको क्या लगता है यहाँ पर खासतौर से इम्पैक्ट के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ, कितना भारी इम्पैक्ट इन पर? तो वैसे तो पढ़ाई हम सब जानते हैं, लेकिन रिवाइवल कितना स्लो होगा? तो मैडम, जैसे कविता जी, अब जैसे मेरा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो है कि जो मैं कंपनी, जो बिजनेसेस मुझे अच्छे लगते हैं, उनको जब मैं खरीदता हूँ तो उनका तो वैल्यूएशन क्या होता है। लाइक कोई कंपनीज में आप प्राइस टू अर्निंग्स देखते हैं, कोई कंपनीज में आप प्राइस टू बुक देखते हैं, कोई में ईवी एबिटा, और उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई अगले 1.5 साल 2 साल में वो कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रो होएगा, वो कितना प्रॉफिट बना सकता है, और उस प्रॉफिट के लिए मैं आज के दिन कितने पैसे दे रहा हूँ। सो आई थिंक मेरा ऑटो में इट्स बोथ द व्यू। वन, आई डोंट थिंक अभी ग्रोथ इतनी मेरे हिसाब से ज्यादा आनी चाहिए। टू, वैल्यूएशन मेरे हिसाब से मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बीच में नहीं आ रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम अंडरवेट ऑन ऑटोज। हालांकि अगर आप अपने कंपनीज देखें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कंपनीज, ऑल द कंपनीज हैव गॉट अच्छी बैलेंस शीट्स है, बट ग्रोथ के हिसाब से अभी तक मुझे थोड़ा कन्विंसिंग नहीं है, इसलिए ऑटो अंडरवेट है मेरे फंड में। ऑलराइट, फंड की कंस्ट्रक्शन फिलॉसफी आपकी क्या है? खासतौर से जब आप चुनाव करते हैं लार्ज और मिड कैप का, तो उसके पीछे क्या क्या क्राइटेरियाज आप ध्यान में रखते हैं? और अभी फिलहाल आपको कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं इस कैटेगरी में जो अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखिए, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, द बेसिक है कंपनी की अंडरस्टैंडिंग। अगर आज मैं कुछ कंपनी खरीदने चाह रहा हूँ, क्या मुझे उसका बिजनेस समझ में आता है, भाई उसके बिजनेस में ड्राइवर्स क्या हैं, उसमें क्या रिस्क हो सकती है, वो प्रमोटर, उसका हिस्ट्री क्या है प्रमोटर की, उन्हें किया है, उसका कंपटीशन क्या कर रहे हैं। तो एक बार ये जब समझ में आ जाता है, लगता है कि ये कंपनी चलो अच्छी है, फिर उसका देखते हैं भाई उसके कैश फ्लो क्या होंगे, आरओई क्या हो सकती है। इन द एंड फिर उसका वैल्यूएशन आता है। भाई आज अगर मैं एक कंपनी खरीद रहा हूँ तो मैं क्या उसके लिए ओवर पे तो नहीं कर रहा हूँ, कि क्या होएगा कि शायद मैंने अगले 3-4 साल का जो उसकी ग्रोथ है वो मैं उसको आज ही उसके लिए पैसे दे रहा हूँ, तो शायद इन्वेस्टर्स का रिटर्न नहीं आए। लास्टली, जैसे इन्वेस्ट कर लिया है आज हमने, देन द व्यू इज कि हर 3 महीने 6 महीने में अपना जो इन्वेस्टमेंट थीसिस था उसको आप रिविजिट करते रहो। थिंग्स चेंज वेरी फास्ट आजकल, राइट। तो ये आपने सोचा है कि आज जो आपने सोच के खरीदा है, व्यू रहता है कि 2 साल 1.5 साल तो कम से कम वो चलेगा, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी चेंज हो जाती है कि आपको अपना पोर्टफोलियो में भी एक्शन करना पड़ता है कि चलो मैंने ये सोचा था पर अभी ये नहीं लग रहा है, तो आई हैव टू टेक अ करेक्टिव एक्शन। सो आई रन द फंड एज अ वेरी फ्लूइड फंड। ऐसा नहीं है कि मैं जो भी मैंने ले लिया मैं उसको स्टिक करके रखूंगा। दूसरी एक बात मैं कविता जी कहना चाहूंगा है, जैसे टैक्स सेवर इज अ 3 ईयर क्लोज एंडेड फंड। तो आज जैसे इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट करता है वो 3 साल के लिए करता है, लेकिन हमारा फंड आज से
14 साल पुराना फंड है, तो हमारे पास जो AUM है उसमें काफ़ी पैसा 3 साल से भी ज़्यादा का है। तो अगर इन्वेस्टर चाहे, जिसको पैसा अगर विड्रॉ करना है, तो हमारे टैक्स सेवर फंड से भी विड्रॉ कर सकता है। तो कीपिंग दैट लिक्विडिटी इन माइंड, ये है कि भाई जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन है, जो हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे। मिड कैप में स्पेशली आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी 2021 के लिहाज से कितनी है और कैसी है? जिस तरह का भी हम रनअप देख रहे हैं, क्योंकि एक दौर हमने देखा गिरावट का और काफ़ी गहरा दौर था वो, जहां से उभरता हुआ ये सेक्टर दिखाई तो दे रहा है। आने वाली तस्वीर आपके मुताबिक कैसी है? तो कविता जी, अगर आप देखिए, मिड कैप इज़ अ कैटेगरी, राइट? बट उसमें हमें कौन सी कंपनीज, कौन से बिजनेसेस अच्छे लगते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। फिर भले वो कंपनीज लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आज के दिन में मेरा जो टैक्स सेवर फंड देखता हूँ, करीब 22% उसमें मिड कैप कैटेगरीज के स्टॉक्स हैं। उसमें हम ज़्यादा बुलिश हैं, थोड़ी टेक्सटाइल कंपनीज हैं, थोड़ी स्पेशलिटी कंपनीज हैं, थोड़े फाइनेंशियल्स भी मिड कैप में हैं। तो जो बिजनेसेस हमें अच्छे लगते हैं, जहां हमें लगता है उनका ड्राइवर स्ट्रॉन्ग है, वो हम बाय करते हैं। तो आज के दिन मिड कैप में आई थिंक टेक्सटाइल्स, मटेरियल्स, जिसमें आपकी थोड़े सीमेंट भी नेम्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स, थोड़ी टेक्सटाइल कंपनीज, उसमें काफ़ी हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल है अभी आज के दिन। मुझे ये बताइए, आपके पोर्टफोलियो में आप जोखिम की क्षमता को कैसे कम करते हैं? वो जोखिम की क्षमता, कविता जी, व्हेन यू आर लुकिंग एट द कंपनी, जब वो कंपनी को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसमें आप ज़्यादा टाइम लगाओ लेने के पहले। उसमें ट्राई टू टिक मार्क एवरीथिंग कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है। तो एक तो चेक, उस थरो चेक होती है लेने के पहले, और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, यू हैव टू कीप ऑन रिविजिटिंग कि भाई कुछ चेंज हो रहा है क्या। जैसे लास्ट ईयर आपने कोविड की बात कही, राइट? आई मीन, अगर मैं वही बैठ के रहता कि कोविड हो गया, मैं कुछ नहीं करूंगा मेरे पोर्टफोलियो को, इट वुड बी अ रॉन्ग थिंग, राइट? सो यू हैव टू कीप ऑन रिवैलिडेटिंग, भाई ग्लोबली भी क्या हो रहा है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है। उससे अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो थोड़ा चेंज करिए। आखिरी सवाल, क्योंकि हमने शुरुआत में टैक्स सेविंग और 3 साल के लॉक इन के फायदे की बात की थी, लेकिन अमूमन निवेशकों को ये समझ में नहीं आता कि ELSS जैसे इन्वेस्टमेंट में ये लमसम निवेश करें या SIP के जरिए निवेश करें। अब क्योंकि 31 मार्च तो बहुत ही नज़दीक है, तो ऐसे में निवेशक अगर लमसम ही निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आमतौर पर रणनीति किस तरह की होनी चाहिए, निवेश का कौन सा जरिया होना चाहिए, रोहित? कविता जी, आप देखें तो इतने सालों से हम बोलते आ रहे हैं, जब एक आदमी इन्वेस्टर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करता है, वो SIP करता है, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर, आपके मेरे जैसा, राइट? तो टैक्स ELSS पे SIP क्यों नहीं? हम क्यों वेट करते हैं मार्च का? जब मार्च आएगा तो हम पूरे पैसे डालेंगे एक साथ में, 1.5 लाख रुपए, जितने भी जिसको डालने हैं। इसमें भी SIP एक अच्छा ऑप्शन है। तो देखिए, मार्केट टाइमिंग करना तो आजकल आई डोंट थिंक किसी को समझ में आता है कि आज के दिन राइट टाइम है, रॉन्ग टाइम है। पर वही, अब अपना हर महीने अगर आप जैसे SIP या दूसरे स्टॉक्स में या दूसरे उसमें फंड्स में करते हो, अगर आप ELSS फंड में भी करोगे, तो आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन। आई थिंक आई वुड प्रेफर इन्वेस्टर्स डूइंग एन SIP, राइट? बिकॉज उनके लिए भी जो हर ऊपर नीचे जो होता है ड्यूरिंग द ईयर और ड्यूरिंग द पीरियड दे आर इन्वेस्टेड, उनको उसका सबका बेनिफिट मिल रहा है, राइट? Some people come back to us and say first time ELSS investors कि हमने लमसम डाला, 2 महीने में कम हो गए पैसे। So that will avoid it, और उनको एक्सपीरियंस भी अच्छा होएगा SIP करने से। अच्छा, एक पोर्टफोलियो में कितने ELSS फंड होने चाहिए, रोहित? एक पोर्टफोलियो में आई थिंक वो तो इंडिविजुअल एडवाइजर जो आपके हैं या आप जैसे उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक चीज है, आप जो भी फंड में इन्वेस्ट करें, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका फंड मैनेजर की क्या प्रोसेस है, क्या स्टाइल है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कुछ समय वो बहुत आउट परफॉर्म कर सकता है या अंडर परफॉर्म कर सकता है, क्यों कर रहा है, उसका क्या रीजन है, वो एक इन्वेस्टर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अगर आप भी DSP टैक्स सेवर के निवेशक हैं, तो फिलहाल मौजूदा फंड की रणनीति और आने वाले वक्त में कहां कहां फंड मैनेजर यानी रोहित सिंघानिया का फोकस होने वाला है, तमाम बारीकियां हमने आपको बता दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, समय निकाल कर आज फायदेमंद फंड का हिस्सा होने के लिए। और हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम मिलेंगे आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज से, जो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फायदेमंद फंड में। और अब मेरे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले के साथ और मनीष गुप्ता हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और इन्होंने पिछले 1 साल में एसआईपी की शुरुआत की है। 20,000 रुपये हर महीना ये निवेश कर रहे हैं और अगले 15 साल तक निवेश करने का इनका लक्ष्य है। इन्होंने अपने लिए फंड्स भी बहुत सारे चुने हुए हैं। मनीष, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ, राइट? हाँ, यस मैम। हाय, तो आपने ये जो फंड्स भेजे हैं ये आपने पोर्टफोलियो बना लिया है ना इनका, इन सभी फंड्स का? हाँ, लास्ट ये मैं 2019 से मैं स्टार्ट किया हूँ, अप्रैल 2019 7 अप्रैल से। ठीक है। और लास्ट पहला साल मैंने 15,000 का किया था लास्ट। फिर उसके बाद मैंने 20,000 का, इस साल से मैं अप्रैल से मैं 25,000 का 12 फंड क्यों शामिल किए मनीष? आई हैव टेकन, और मतलब कि जैसे मैंने सब कुछ एक बार चेक करने के बाद मैंने पता किया कि ये मुझे लगा कि ये अच्छा है और आई हैव रिसीव्ड द रिटर्न, मतलब कि मैक्सिमम रिटर्न आल्सो आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम दिस फंड। ऑलराइट, चलिए आपकी रणनीति कितनी सही है जी। रिटर्न है ऑलराइट ओवरऑल। ऑलराइट, फिरोज से बात करते हैं। फिरोज, देखिए इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 12 फंड्स शामिल किए हैं और 12 फंड्स के रिटर्न से भी काफ़ी खुश हैं। उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि अच्छा हुआ इन्होंने फायदेमंद फंड पर अपना सवाल पूछ लिया, क्योंकि इनके जरिए वो तमाम दर्शकों को ओवर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हम सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। तो बताएं, बहुत बदलावों की ज़रूरत होगी इनके पोर्टफोलियो में, क्या कहेंगे आप? यस कविता जी, आई थिंक जैसे मनीष जी ने 12 स्कीम्स शामिल की हैं, अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड से सिर्फ 2 साल में 12 स्कीमें हो गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो मेरे हिसाब से एंड स्टैटिस्टिकली 10 स्कीमों से ज्यादा की जरूरत कोई भी पोर्टफोलियो को, स्पेशली एसआईपी ड्रिवन पोर्टफोलियो को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये 12 की 12 स्कीम्स इंडियन मार्केट्स में ही इन्वेस्ट करती हैं। और इंडियन मार्केट्स में भी अगर म्यूचुअल फंड को देखा जाए तो टॉप 250 स्टॉक्स में ही इनका निवेश होता है लार्जली, बिकॉज वो मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी कवर करता है। सो पॉइंट 1 मनीष जी, आपको 10 स्कीमों में रहना चाहिए। और अगर 10 फंड मैनेजर आपके काम नहीं आ सकते तो 11वां ना लें, एक को रिप्लेस करें। दैट्स प्रिंसिपल 1। स्टैटिस्टिकली अगर आप हजारों पोर्टफोलियो बनाते हैं 10 स्कीम्स के या 8 स्कीम्स के और 12 स्कीम्स के, तो ये देखा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बेटर रिटर्न इन अ 10 स्कीम पोर्टफोलियो और 8 स्कीम पोर्टफोलियो इज बेटर देन 12। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो गया। सेकंड, आई थिंक इनकी जो स्कीम्स हैं उनको अगर रिव्यू किया जाए तो थोड़ी स्कीम्स में बदलाव की जरूरत है। एक्चुअली 4-5 स्कीमों में बदलाव की जरूरत है। परफॉर्मेंस बेशक अच्छा रहा है क्योंकि मार्केट में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और उतार चढ़ाव की वजह से एसआईपी में फायदा हुआ है 2020 से। सो आई थिंक आपको 5 स्कीम्स जिसमें से एग्जिट करना चाहिए आइडियली, और वो बता देता हूं। एक्सिस मल्टी कैप, टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, कैनरा रेबको स्मॉल कैप, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, ये 5 स्कीम्स डेफिनेटली आपको एग्जिट करनी चाहिए। और कोटक ब्लू चिप, ये 6 स्कीम्स को कंसोलिडेट करने का डेफिनेट आपको मैं रिकमेंडेशन दूंगा। और इसको जो आप एग्जिट कर रहे हैं उसको सिर्फ 3 स्कीमों में निवेश करें। एक हो गई एक्सिस ब्लू चिप, और सेकंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, और तीसरा कैनरा रेबको इमर्जिंग इक्विटीज। तो आपकी 6 स्कीमें जाएंगी, 3 वापस आएंगी, तो 9 स्कीम का पोर्टफोलियो बनेगा और ज्यादा रोबस्ट बनेगा। और आपके 5,000 जो एक्स्ट्रा निवेश करने वो भी आप अप्रैल से शुरुआत कर सकते हैं इन 9 स्कीम्स में कंसोलिडेट करके। जल्द से जल्द मनीष ये बदलाव पर अमल कीजिए। ऋषभ रावत फोन लाइन पर हमारे साथ है। 24 साल की इनकी उम्र है। 10,000 रुपए की एसआईपी से शुरुआत करना चाहते हैं। ब्लू चिप और लार्ज कैप, मिड कैप, बेसिकली ये इनका मकसद है निवेश का। ऋषभ, स्वागत है आपका। मुझे बताएं कब से शुरुआत करेंगे ऋषभ? चलिए, फोन लाइन पर शायद नहीं आ पा रहे हैं फिरोज, लेकिन मेरे पास ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, फिरोज बताएं, इनको शुरुआत करनी है इन्वेस्टमेंट की। 5-5 हजार रुपए 2 फंड में ये डाल सकते हैं कह रहे हैं। पहला टिक मार्क है, 24 की उम्र में स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। सब निवेश, सब दर्शकों को इससे प्रेरित होना चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो कैटेगरीज भी ये कह रहे हैं वो भी राइट डायरेक्शन में है, लार्ज कैप और मिड कैप, उसी से शुरुआत करनी चाहिए। दैट्स पॉइंट 2 फॉर ऑल व्यूअर्स। और उसमें 2 स्कीम्स है, मिराय एसेट लार्ज कैप
और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, ये 2 स्कीम्स हैं। अगर तीसरी स्कीम ऐड करनी हो मल्टी कैप की तो कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज। तो ये 3 कोर पोर्टफोलियो होता है इन 3 कैटेगरी से। तो ये 3 स्कीमों ने ये जरूर दिखाया है कि ओवर द लॉन्ग टर्म 3 to 5 इयर्स ये अपने करस्पॉन्डिंग बेंचमार्क को 3% से साल दर साल बीट करने की क्षमता दिखा चुके हैं और आगे भी ये 2-3% बीट कर सकते हैं आफ्टर कॉस्ट, which I think is very important for a young investor, क्योंकि कंपाउंडिंग के हिसाब से 3% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा 10 सालों। और राइट, चलिए समय की कमी है लेकिन जल्दी से विकास का सवाल मैं ले लूंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं विकास। हाय, आपका सवाल मेरे पास है। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश करना है। 15 से 20 हजार रुपए आप हर महीना कर सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बढ़ाएंगे भी निवेश को। विकास? यस मैम, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आपका सवाल हमारे पास पहुंच गया है। फिरोज, क्या सलाह होगी, क्या फंड रेकमेंड करेंगे, अगर आप संक्षेप में जवाब दे सके? बिल्कुल, आई थिंक जो 3 स्कीम्स हमें रेकमेंड की थी वापस रीट्रेट करता हूँ। एक्सिस ब्लू चिप, मिरा एसेट लार्ज कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, इसके साथ डीएसपी मिड कैप और कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप, ये 5 स्कीम्स में अगर ये अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर निवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका टारगेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की उम्र 5 और 10 साल है। तो देयर इज अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर हायर एजुकेशन। ऑलराइट, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन का आप गोल निर्धारित कर रहे हैं तो एजुकेशन इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखिएगा। जितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है वो शायद आप आज की वैल्यू से कंसिडर कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके पास लंबा समय है 15 से 20 साल का तो शायद अपने कॉर्पस और लक्ष्य को विजिट करना होगा। फिरोज, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज शो का हिस्सा होकर तमाम दर्शकों को सलाह देने के लिए। फायदेमंद फंड में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन मुझसे और फिरोज से आप ऑनलाइन मुलाकात कर सकते हैं सोमवार को और बुधवार को शाम को 4:30 बजे, जहां पर हम आपको तमाम सवालों पर आपके जवाब देते हैं। नमस्कार।